नमस्कार, मैं रविश कुमार। 70 का दशक ना तो राजनीति से जा सका ना सिनेमा से। 70 के दशक ने राजनीति में ऐसे नेता दिए जो आज भी उन दिनों के संघर्ष के नाम पर मैदान में और कुर्सी पर टिके हुए हैं। बेशक बहुत से नेता उस दौर के हमारे बीच नहीं रहे, मगर उस दौर का सिनेमा हमारी आंखों से ओझल नहीं हो पाता। ये जरूर है कि अब रविवार को दूरदर्शन पर 70 के दशक की फिल्में उस तरह से नहीं आती और ना ही उनका इंतजार किया जाता है, बल्कि अब भी लाखों लोग यूट्यूब में उस दशक की फिल्मों को ढूंढते रहते हैं। ये वो दशक था जब स्टार सिस्टम पूरी तरह परिपक्व हो चुका था और हीरो ने कल्पना का रूप ले लिया था। पूरी फिल्म में वो लुटता रहता था, पिटता रहता था, लेकिन आखिरी के 5 मिनट उस हीरो का होता था जब वो विजेता की तरह अवतरित होता था और सबको नेस्तानाबूद करके तालियां बटोर कर चला जाता था। लेकिन इसी के बरक्स कुछ फिल्मकार ऐसे भी थे जो आम जिंदगी से अपने किरदार ढूंढ रहे थे और अपने किरदारों के लिए किसी फिल्म सिटी में जाकर सेट नहीं बना रहे थे, बल्कि बीच शहर में उनकी शूटिंग कर रहे थे। तो हीरो के साथ साथ शहर के किरदार भी आपको नजर आते हैं। बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु भट्टाचार्य, इन तीनों की फिल्में एक जैसी नहीं थी, लेकिन लगती थी एक जैसी। इन तीनों ने कमाल की स्मृतियां दी हैं हमें सिनेमा को लेकर। 93 साल की उम्र में बासु चटर्जी के निधन के साथ ये तिकड़ी हमसे हमेशा के लिए विदा हो गई। छोटी सी बात, स्वामी, खट्टा मीठा, सारा आकाश, रजनीगंधा, बातों बातों में, चितचोर, चक्रव्यूह, शौकीन, मनपसंद, एक रुका हुआ फैसला, चमेली की शादी, मंजिल, कौन भूल सकता है। इनमें से कई फिल्मों का संदर्भ आज भी फिल्म के विद्यार्थियों के बीच निरंतर रूप से दिया जाता है। इनके गाने भी कालजयी हैं और किरदार भी। टीवी सीरियल की दुनिया में भी बासु चटर्जी ने अपने झंडे गाड़े हैं। ब्योमकेश बख्शी, रजनी, कक्का जी कहिन। रजनी का किरदार न जाने कितने दशकों तक दर्शकों की स्मृतियों में ताज़ा रहा। जब यह समाचार मिला कि बासु चटर्जी नहीं रहे तो यूट्यूब पर जाकर छोटी सी बात देखने लगा और एक चीज नोट किया कि बासु चटर्जी की फिल्मों के टाइटल देवनागरी में लिखे होते थे। बाद की फिल्मों में बेशक रोमन में भी लिखे जाने लगे, यानी अंग्रेजी में, लेकिन शुरुआती दौर की फिल्मों के नाम, पात्रों के नाम, निर्देशक, गायक, संगीतकार के नाम सब कुछ हिंदी में लिखे होते थे। छोटी सी बात एक प्राइवेट कंपनी की कहानी है, जैक्सन तोलाराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी में काम करने वाले चपरासी से लेकर मालिक तक की प्रेम कहानियां हैं और कहानियों का एक भरा पूरा संसार है। कमलेश्वर की आवाज में कुछ किरदारों का परिचय कुछ यूं होता है कि 60 साल से ये कंपनी चल रही है। एहसास होता है मानो 60 साल से मुंबई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है। 60 साल से इस कंपनी के कर्मचारी 9 बजे दफ्तर के लिए तैयार हो रहे हैं और 60 साल से यह कंपनी 10 बजे खुल जाती है। इन संवादों को सुनकर ऐसा लगा कि प्राइवेट कंपनी भी कभी कभी सरकारी कंपनी की तरह ढर्रे पर चलने लगती है। उसके भीतर कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखता, जैसे कि हमारी धारणा होती है। और इन कहानियों के पीछे ताना बाना बुनने वाले बासु चटर्जी अपने कैमरे से उस शहर को कैद करना नहीं भूलते जिस शहर की कहानी है। छोटी सी बात सिर्फ अरुण और प्रभा की कहानी नहीं है, मुंबई की भी है, उसकी जिंदगी की भी है।
स्कूटर ना होने से आहत एक प्रेमी किराए पर बुलेट ले आता है। वो बस से तंग आ गया है लेकिन टेबल टेनिस खेलना जानता है। वो 90 या 21वीं सदी के हीरो की तरह प्रेम में सपना देखते हुए स्विट्जरलैंड नहीं चला जाता है, इंग्लैंड नहीं चला जाता है, बल्कि सपना देखते हुए उसी बस स्टैंड पर खड़ा रहता है जिस बस स्टैंड पर प्रभा आती है। और बासु चटर्जी की ज़िंदगी फिल्म पर बात करने के लिए अमोल पालेकर से कौन बेहतर हो सकता है। अमोल साहब, हम यही इस वक्त आपकी मनस्थिति को भी समझना चाहते हैं कि इस दुखद समाचार के बाद क्या आप उस दौर में लौट पा रहे हैं जहां कोई बासु चटर्जी जैसा फिल्मकार था जो अपनी शर्तों पर फिल्में बना रहा था, और उनकी जो फिल्में हैं वो आपकी नज़रों से तो गुजरी ही होंगी, तो किस तरह से आप याद कर रहे हैं उन्हें? मेरा और बाशुदा का जो पूरा एक जर्नी रहा वो इतना अच्छा, इतना बढ़िया, मेरे लिए मुझे बहुत कुछ दे गया, बहुत कुछ सिखा गया। और आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा जो रेनेसांस पीरियड जिसे हम लोग कहते हैं, 70s एंड 80s, उसमें चारों तरफ, पर्टिकुलरली इन कल्चरल फील्ड्स, जो नए नए प्रवाह आ रहे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, हर सांस्कृतिक क्षेत्र में हर दिशा से हो रहे थे। एंड आई थिंक माय जर्नी विथ बाशुदा was a very lovely part of that. पर एक उनकी फिल्मों की कुछ झलकें मैं आज झलकियां मैं देख रहा था आपसे बात करने से पहले, तो जो तुरंत नोट कर सका वो ये कि हीरो हीरोइन के पीछे, कहानी के पीछे शहर खूब दिखता है और वो शहर बहुत वास्तविक है। उस वक्त की कंपनियों के साइन बोर्ड हैं, जिससे छोटी सी बात में मैं देख रहा हूँ राशिफल का स्टॉल है जहाँ से आपका किरदार एक किताब उठाता है राशिफल का, अलग अलग 12 राशियों की किताबें रखी गई हैं। बातों बातों में मैं देख रहा हूँ कि फिल्म जिस पहले शॉट से शुरू होती है वो एक मकान है जिस पर 1932 लिखा हुआ है। मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ पालेकर साहब कि क्या बासुदा उस वक्त मुंबई को एक नोस्टाल्जिया के नज़र से देख रहे थे, उस मुंबई को देख रहे थे जो अतीत का हिस्सा हो गई है, जो बीत चुकी है, जो छूट चुकी है अब? इनफैक्ट मुझे रवीश जी ये लगता है कि बाशुदा की खासियत ये थी कि वो आम आदमी की जिंदगी, बम्बई जैसे शहर में आम आदमी की जिंदगी वो किस बारीकी से देख सकते थे। एक तरफ था हमारी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा लार्जर देन लाइफ किरदार और सारी कहानियाँ बहुत, जिसे हम लोग ड्रामेटिक कह सकते हैं, उस तरह से पेश की जाती थी। वेयरएज इफ यू लुक एट बाशुदा फिल्म्स, बाशुदा की फिल्में बिल्कुल आम जिंदगी से जुड़ी हुई, उसमें ऐसा कोई ड्रामेटिक मोमेंट्स नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन उसमें से कोई अच्छी बड़ी प्यारी बातें या उस रोजमर्रा के इसमें रूटीन होने के बजाय बाशुदा हैड अ वेरी पिक्यूलियर सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी फिल्मों में दिखाई देता है। उस तरह से वो रोजमर्रा की जिंदगी को देखते थे और इसीलिए इस तरह की उनकी सारी फिल्में आप देखिए, रजनीगंधा देखिए, छोटी सी बात देखिए, बातों बातों में देखिए, ये
सारी फिल्में इसमें न सिर्फ बम्बई उसकी एक मतलब बातों बातों में मुझे आज भी याद आ रहा है कि हमारा जो मेरा और टीना मुनिम का जो प्यार उभरता है वो लोकल ट्रेन में उभरता है और लोकल ट्रेन में उसकी पूरी शूटिंग लोकल ट्रेन में की गई ना। इस तरह से एक आम आदमी की जिंदगी उसमें उसमें से प्यारी प्यारी बातें, लवली मोमेंट्स, ये देखने का उनका जो नजरिया था ये बहुत अलग था एंड दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। आपने रजनीगंधा की बात की, जिसमें महानगर में रहने वाली एक अकेली नौकरी पेशा महिला की ज़िंदगी, लड़की, उसकी इच्छाओं को वो फिल्म एक्सप्लोर करती है। आपकी नज़र में क्या वो फिल्म उस वक्त के हिसाब से लैंडमार्क थी, मुंबई की इस कहानी को सामने ला रही थी? क्या बाद की फिल्मों में इस तरह के कैरेक्टर को आपने मैच्योर होते देखा, जबकि बहुत सारी हीरोइनें अब उसी तरह के किरदार की थीं कि मुंबई में अकेली आई हैं, स्ट्रगल से उन्होंने अपना रुतबा कायम किया है, मगर क्या वैसी मुझे कहानियां आपको ये भी दिखी? बड़ा अच्छा लगा आपने जो कहा कि मन्नू भंडारी की जी मन्नू भंडारी जी की ये कहानी बहुत छोटी सी कहानी है, कुछ 1.5 पन्ने की कहानी है, यही सच है। और उसमें दिल्ली और बम्बई ये दोनों शहरों की अपनी अपनी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक विदाउट कमेंटिंग अपॉन इट, विदाउट लुकिंग एट इट इन अ वेरी वाइडर पर्सपेक्टिव, बट छोटी छोटी चीज़ों में से छोटे छोटे किरदारों के जरिए बाशुदा ने इतने बढ़िया ढंग से उसमें लाई है। और मेरे लिए एक बड़ी अच्छी चैलेंज ये थी कि मैं बम्बईया आदमी रहा हूँ, लेकिन मेरा किरदार और मेरी सारी शूटिंग दिल्ली में हुई थी और दिनेश ठाकुर जो दूसरा किरदार था, जो दिल्ली वाला एक्टर था, लेकिन उसकी सारी शूटिंग बम्बई में हुई थी। तो हम दोनों के लिए एक अलग किस्म का ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज था। और पूरी फिल्म में दिल्ली की कैरेक्टरिस्टिक और बम्बई की कैरेक्टरिस्टिक और इन दोनों के बीच में अटकी हुई नायिका और उसकी दुविधा, ये इतने सरल सीधे ढंग से बाशुदा ने बड़े प्यारे तरीके से पेश की है। दैट वाज समथिंग वेरी डिस्टिंक्टली डिफरेंट। उन्होंने ब्योमकेश बख्शी में भी कलकत्ता को अलग तरीके से देखा। दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था कि उनके किरदारों के जो नाम हैं, परेरा, नैन्सी, टोनी, अरुण, प्रभा, नागेश, नौशेर जी, बोमन जी, बाटली वाला, दारू वाला, मिस्टर पारिक, और खट्टा मीठा फिल्म का मैं क्रेडिट देख रहा था, तो जिसमें शुरुआत में ही कहते हैं कि इस शहर को पारसी समुदाय ने अपनी मेहनत से बनाया है, और ये फिल्म उनके योगदान को एक्नॉलेज करती है। आज के इस तरह के बहुत सारे, एक इंक्लूसिव फिल्म है, समावेशी किरदार हैं, नाम से भी वो उसमें बना कर रखते हैं कि जैसा जीवन समावेशी होता है फिल्मों में भी वैसा दिखना चाहिए। लेकिन वो एक माइनॉरिटी में भी सबसे छोटी माइनॉरिटी के योगदान को बाकायदा सामने से उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने भी बम्बई बनाई है जो अब मुंबई हो गई है, और उनको सलामी देते हुए मैं ये फिल्म आगे दिखाने जा रहा हूं। अब क्या आप आज के निर्देशकों में अपने फिल्म और अपने समाज को फिल्म में लाने के लिए इतनी हिम्मत नहीं मुझे दिखाई ये पड़ती लगता है रवीश जी कि वो जो दौर था और उस समय जो जिसे हम लोग मुख्य धारा की फिल्म कहेंगे, मेन स्ट्रीम सिनेमा कहेंगे, उसमें एक चीज देखने को मिलती थी, आप भी देख सकते हैं, नायक नायिका के नाम, उससे आपको वो किस प्रदेश से आए हैं, उनका धर्म क्या है, उनकी जात क्या है, उनका
इसके बारे में कभी कुछ कहा नहीं जाता था। नायक का नाम होता था राजेश। राजेश क्या है? राजेश खन्ना है, राजेश राजेश है, राजेश पटवर्धन है, राजेश मेहरा है। इसके बारे में सिनेमा कभी कुछ कहता नहीं था। तो मिस्टर राजेश ऐसा करके पूरा किरदार खड़ा किया जाता था। तो इससे अलग हटके बासुदा जैसे फिल्म मेकर्स ने उसको एक मिट्टी से जोड़ दिया, और उस मिट्टी से जोड़ देने के लिए उनका पूरा नाम, इसलिए उनका फिर बर्ताव, और वो कहाँ से आए हैं, किस शहर में बड़े पले हुए, ये सारी चीजें उस किरदार को एक पूरा पूरा ये बना देती थी। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव बासुदा ने लाया। बासुदा की और एक खासियत मुझे लगती है, वो ये है कि जिसे हम समानांतर सिनेमा कहते हैं, उस समानांतर सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा, इस दोनों को जोड़ने वाला जो एक मिडल ऑफ द पाथ सिनेमा था, उसके प्रणेता थे बासु चैटर्जी। अमोल साहब, आप आज भी हम तो आपकी उस दौर की फिल्मों के गानों को काफ़ी सुनते हैं, एक निर्देशक को भी बहुत याद करते हैं कि क्या खूबसूरत फिल्में दी हैं, कितना अच्छा घर दिया है, कितना अच्छा परिवार दिया है फिल्मों के ज़रिए। आप भी यूट्यूब में जाकर रिवाइंड करके अपने आप को देखते हैं? आपने जिस म्यूज़िक की बात की, मैं यही सोच रहा था कि आई वॉज रियली फॉर्चुनेट कि बासुदा की सारी फिल्मों में मुझे इतने अच्छे गाने मिले, इतने अच्छे गाने, एक से बढ़कर एक, जो मतलब, और सारे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इतने सुमधुर गाने दिए। सलील चौधरी लीजिए पहली 2 फिल्मों में, उसके बाद फिर रविंद्र जैन, फिर राजेश रोशन, फिर इवन बप्पी लाहिरी। इन्होंने, बप्पी लाहिरी जी ने बासुदा के साथ काम करते हुए जो गाने दिए हैं, राजेश रोशन के गाने बातों बातों में, इतने बढ़िया गाने हैं। आज भी म्यूजिक का पूरा चेहरा बदल गया है। सारा म्यूजिक एक बिल्कुल अलग किस्म का हो गया है आज का। लेकिन नॉट ओनली फॉर नॉस्टैल्जिक रीजंस, लेकिन आज की यंग जनरेशन को भी उस जमाने का वो जो संगीत था, वो इतना अच्छा लगता है, जिसे हम लोग अजरामर कह सकते हैं। उस किस्म के गाने मेरी झोली में आए। आई एम ओनली, आई फील ग्रेटफुल एंड फील वेरी हैप्पी, ओवरवेल्म्ड। अमोल साहब, आप बता सकें कि सेट पे किस तरह के निर्देशक थे, क्योंकि उनके हम कई वीडियो इंटरव्यू देख रहा था मैं, काफ़ी कम बोलने वाले, थोड़े से रिजर्व किस्म के इंसान लगे मुझे। मैं बासुदा का एक ही किस्सा सिर्फ आपको सुनाऊंगा। इससे मुझे लगता है कि बासुदा आदमी कैसे थे, कलाकार कैसे थे, निर्देशक कैसे थे, इस सारी बातों का पता चल जाएगा। बासुदा ने जब रजनीगंधा के लिए मुझे हम लोग मिले, तो उन्होंने कहानी बताना शुरू कर दिया। बोले कि अमोल, एक लड़का होता है, मान लो तुम हो, और एक लड़की होती है, एक नई लड़की है विद्या सिन्हा, और ये दोनों को लेके, और फिर वो रुक गए और उन्होंने कहा कि यार तुम एक काम करो। उन्होंने झोली में से मन्नू भंडारी जी की कहानी मुझे पढ़ने को दी। 1.5 पन्ने की कहानी थी। वो कहानी पढ़ने के बाद मुझे कहानी अच्छी लगी ही, लेकिन मुझे ये एक अचरज लगा कि इतनी छोटी सी कहानी पर ये आदमी एक 2-2.5 घंटे की फिल्म कैसे बनाएगा। तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने हंस के सारी स्क्रीन प्ले डायलॉग पूरे लिखे हुए उसकी फाइल मेरे हाथ में दे दी। वो फाइल पढ़ने के बाद, वो पूरा स्क्रीन प्ले इन डिटेल विथ कंप्लीट डायलॉग पढ़ने के बाद, मेरी समझ में एक बात आई कि जो आदमी
आमने सामने कहानी नहीं बता पा रहा है, वो सिनेमा के जरिए वो कहानी कितनी जबरदस्त तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है. His complete understanding of cinema medium and his control over the grammar of film was so fascinating कि वो ऐसे बात करते हुए बहुत कम बात करते थे, लेकिन सिनेमा के जरिए जिस तरह की बात वो वेरी मतलब बहुत प्रभावी ढंग से बात वो कर सकते थे, उसका पहला अनुभव पहली ही फिल्म में आया. और बाद में मैंने उनके साथ कुछ 8 फिल्में की, तो सारी फिल्मों में हर बार यही अनुभव मुझे बार बार मिला और उनसे मैं ये बहुत सीख गया. और भी एक बात मैंने उनसे जो सीखी कि निर्देशक जो होता है उसका अस्तित्व सिनेमा में दिखना चाहिए, और वो दिखाने के लिए आपको कुछ तिकड़म करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या एंगल्स लगाए हैं, क्या शॉट्स लगाए हैं, किस तरह की आप किस तरह से ऑडियंस को चकाचौंध कर सकते हैं. ये कुछ किए बिना बिल्कुल मतलब जिसमें निर्देशक का अस्तित्व बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, और फिर भी वो कहानी आपको एक एक बिल्कुल सरल, अच्छे और रंगीले तरीके से बता सकता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाशुदा है. मेरा एक आखिरी सवाल है, 8 फिल्में अमोल साहब आपने बासुदा के साथ की हैं, तो आप लोगों का रिश्ता क्या एक फ़ोन कॉल से तय हो जाता था कि हाँ ये फिल्म आपको करनी है, या फिर उन्हीं शर्तों के हिसाब से सारी चीज़ें तय होती थी कि कम से कम एक्टर को कहानी पसंद आ जाए, डायरेक्टर जो है वो तय कर ले कि नहीं हमें और किसी के साथ नहीं करना, सिर्फ अमोल पालेकर के साथ करना है? मेरी पहचान इंडस्ट्री में थी कि ये ना ज़्यादा करता है हाँ करने के बजाय. मतलब अगर मुझे 10 फिल्में ऑफर की गई तो उसमें से 9 फिल्में मैं नकारता था. ये मेरी रेपुटेशन थी. लेकिन बाशुदा के साथ हमारा जो रिश्ता था वो बिल्कुल अलग किस्म का था. बाशुदा जो कहानी लेके आते थे वो इतनी दिलचस्प होती थी, और उनका वो दिलचस्प कहानी कहने का एक अपना खुद का जो ढंग था वो मुझे बहुत पसंद था. हम दोनों का मेरे हिसाब से कुछ अलग करके दिखाने का जो एक जो उर्मी कह सकते हैं या जो तलाश थी, वो दोनों की बहुत मिलती जुलती थी. तो इसलिए बाशुदा के साथ कभी भी ये सवाल उठा नहीं. और बाशुदा ने जब भी मुझे कांटेक्ट किया, बाशुदा वो कहते थे कि अमोल एक एक फिल्म बनानी है, वो स्क्रिप्ट भेज देते थे, और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिर हमारी जो डिस्कशंस होती थी वो सारी डिस्कशंस वो फिल्म और बढ़िया से बढ़िया हम लोग दोनों मिलके कैसे बना सकते, इसी चर्चा पे होती थी. बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती थी. बहुत बहुत शुक्रिया अमोल साहब. इस वक्त जब आप एक शानदार जिंदा दिल निर्देशक जिनका योगदान भारत के सिनेमा में बेहतरीन रहा है, एक व्यक्तिगत नुकसान तो है ही आपके लिए, लेकिन फिर भी आप उनसे जुड़ी सुखद स्मृतियों को हमारे दर्शकों के लिए सामने ला सके, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बासुदा की फिल्में होती हैं. हम आपके दुख को समझते हैं, जो आपका दुख है उतना तो नहीं, लेकिन वो हम दर्शकों का भी दुख है कि हमने एक बेहतरीन निर्देशक को खोया है जिसने हमें एक सुंदर सिनेमाओं की कड़ियों से इतनी शानदार स्मृतियां दी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अमोल पालेकर साहब हमसे बात करने के लिए. धन्यवाद. एंकर फिल्मों का विशेषज्ञ हो ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी बासु चटर्जी की फिल्मों के गाने बहुत सुंदर हैं. इन गानों में किसी भी महफिल को गुलजार कर देने की क्षमता है, बल्कि गुलजार ने भी एक फिल्म खट्टा मीठा के लिए बेहतरीन गाने लिखे हैं. एक गाना मुझे ख़ास तौर से पसंद आता है, मंजिल फिल्म का ये गाना है रिमझिम गिरे सावन का, लेकिन हम इस गाने को अभी नहीं दिखा रहे हैं. लेकिन इस गाने में मैं गाने से ज़्यादा
उसके पीछे चल रहे मुंबई को देखता हूँ और यही सोचता रहता हूँ कि आज की मुंबई कैसी होगी इस गाने में दर्ज मुंबई से। तो हमने संजय मंडल जो हमारे कैमरा पर्सन हैं उनसे कहा कि अगर आप ओवल मैदान से लेकर मरीन ड्राइव के बीच के उस इलाके का कुछ हिस्सा शूट कर ले आए जहां वो गाना शूट हुआ था, तो हम देखना चाहते हैं और आपको भी दिखाना चाहते हैं कि मुंबई इस दौरान कितनी बदल गई है। यह आज का वीडियो है, गाने का नहीं। कॉपीराइट का मामला जरा सख्त हो गया है। रिमझिम गिरे सावन में अमिताभ और मौसमी मुंबई की बारिश में भीगते हुए चले जा रहे हैं, उन्हीं इलाकों से जिसे आज के कैमरे से आप देख रहे हैं। आसपास से गाड़ियां गुजर जाती हैं, बस गुजर जाती हैं, लेकिन दोनों पैदल चलते चले जा रहे हैं। इलाका मरीन ड्राइव से ओवल मैदान तक का है। दोनों ही किरदार ओवल मैदान चर्च गेट को क्रॉस करते हुए गुजरते हैं, प्रिंसेस स्ट्रीट ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं और फिर मरीन ड्राइव पर काफ़ी देर तक रहते हैं। बीच में आप देखेंगे कि हुतात्मा चौक के फ्लोरा फाउंटेन के पास दोनों पैदल सड़क पार करते हैं। छाते में आसपास लोग खड़े हैं, खूब सारी काली पीली टैक्सी गुजर रही है, प्राइवेट कारें कम हैं। रिमझिम गिरे सावन गाने में अमिताभ और मौसमी चटर्जी भीगते हुए शहर का अच्छा खासा हिस्सा तय करते हैं। अब हम बारिश में भीगते हुए कहीं से कहीं भी नहीं जाते हैं, छत पर भी नहीं जाते, बल्कि फ्लाईओवर के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन आज जब हमारे कैमरा पर्सन संजय मंडल की नज़र से इन इलाकों को देखते हैं तो कितना कुछ बदल गया होगा। इसे देखने समझने का तरीका है मंजिल का ये गाना। फिल्म सिटी में काट के शहर बसाकर शहर नहीं बनता है। कम ही निर्देशक हुए हैं जिन्होंने शहर को शहर के बीच शूट किया है। बासु चटर्जी का कैमरा सिर्फ अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी के पीछे नहीं भागता है, वो उनके बहाने उस मुंबई को रिकॉर्ड कर रहा है जिसे 90 के दशक के बाद बदल जाना था। बासु चटर्जी की फिल्मों में शहर अपने आप आ जाता है, उसमें चलते फिरते लोग हैं, उनके पहनावे चाल ढाल से फिल्म का कैरेक्टर बन जाते हैं। आज तालाबंदी के कारण, तूफान के कारण बंद मुंबई की सड़कें फिर से चौड़ी दिखने लगी हैं। उन्हीं दिनों की तरह, गाने की तरह सड़कों पर गाड़ियां कम हैं, ट्रैफिक जाम जैसा नज़ारा नहीं है। आज इसी गाने को आप उसी लोकेशन पर शूट नहीं कर सकते, लेकिन वापस YouTube में जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बाकी खबरें। तालाबंदी इसलिए की गई ताकि कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था और आप लोगों की नौकरी और सैलरी दांव पर लगा दी गई। लेकिन अब 24 मार्च के बाद ये 4 जून आ गया है। हमें ये देखना चाहिए कि तालाबंदी के दौरान क्यों संक्रमण इतना बढ़ा है। क्या संक्रमण को रोकने के लिए वे कदम नहीं उठाए गए जो न्यूजीलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे देशों ने उठाए और संक्रमण को बहुत हद तक काबू में पा लिया? हम वैसा क्यों नहीं कर सके? 4 जून की सुबह जो बुलेटिन आई उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 9,000 से अधिक नए मामले आए हैं। अब 2,16,000 से भी मामला आगे बढ़ गया है और मरने वालों की संख्या 6,000 से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में हम क्यों पहुंचे? इसके पीछे भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो हमारे सामने नहीं आ रही है। अब डॉक्टर बोलना चाहते हैं। मुंबई के डॉक्टर अस्पतालों के भीतर की बदहाली के बारे में बोलना चाहते हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने हाई कोर्ट को एक गुमनाम चिट्ठी लिख दी। एम्स में 400 से अधिक डॉक्टर, टेक्नीशियन, सफाई कर्मी, नर्सिंग स्टाफ, अस्पताल के अन्य स्टाफ संक्रमित हुए हैं। करीब करीब रेड स्पॉट
हॉट स्पॉट, ऑरेंज स्पॉट, हर तरह का स्पॉट बनने की क्षमता है उस अस्पताल में। जाहिर है स्थिति वहां पर खराब होगी। क्यों ऐसा हुआ कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं? हैदराबाद से भी हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बताया कि गांधी अस्पताल में 30 से अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जो है संक्रमित हुए हैं। रोज डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं बताई जाती है? एम्स से सौरभ शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स की हैं, जो अब खुद कोरोना के चपेट में है। जिस एम्स में डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ के ऊपर फूल बरसाए गए थे, वहीं 1 जून से अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। नर्सिंग स्टाफ की शिकायत है कि कोरोना संकट के दौरान उनके लिए काम करना काफी मुश्किल हो गया है। 30 मई तक 38 नर्सों को कोरोना हो चुका है। काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पीपीई किट में इतना पसीना होता है कि बहुत देर तक काम कर पाना संभव नहीं होता। लिहाजा पीपीई किट में ड्यूटी का समय घटाया जाए। लगभग 40 के लगभग हैं नर्सें जिनको कोरोना पॉजिटिव आया है। मतलब 38 की संख्या 30 मई तक थी। काम करने के ड्यूटी आवर्स हैं, उनको लेके इशू नहीं है। हमारा इशू बेसिक ये है कि जो हम पीपी किट पहन रहे हैं, क्या है कि जैसे एक पॉलीथीन की थैली के अंदर एक आदमी को बंद कर दिया जाए और उसे कहा जाए कि आप 6 से 8 घंटे काम करो, तो उस लगातार काम करने से बॉडी से फ्लूइड निकलता है, पानी निकलता है, लोगों के वजन कम हो रहे हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं शरीर पे, उल्टियाँ हो रही हैं उस दौरान। तो हमने ये कहा कि जो ये टाइमिंग है पीपी किट पहनने का, इसको आप रिड्यूस कर दीजिए। नर्सिंग यूनियन का कहना है कि एम्स प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो 15 जून से हड़ताल पर चले जाएंगे। दरअसल कोरोना संकट इतना लंबा खिंचता जा रहा है कि अब मेडिकल स्टाफ पर भी तनाव काफी बढ़ गया है। ऊपर से मेडिकल स्टाफ खुद कोरोना की चपेट में आ रहा है। कोरोना से लड़ते लड़ते दिल्ली एम्स के 480 कर्मचारी खुद कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें फैकल्टी के 2 सदस्य, 17 रेजिडेंट डॉक्टर, 38 नर्सिंग स्टाफ, 74 सुरक्षा कर्मचारी, 75 अस्पताल अटेंडेंट, 54 सफाई स्टाफ, 14 लैब ओटी स्टाफ, 13 डेटा ऑपरेटर और 196 अन्य या कर्मचारियों के परिवार के लोग हैं। अस्पताल के 3 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के हाथों जान भी गंवा चुके हैं। इनमें अस्पताल के सैनिटेशन स्टाफ के प्रमुख शामिल हैं। एम्स में तैनात एक पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वहां तैनात कई पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया जा चुका है। रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की शिकायत है कि उन्होंने हफ्तों पहले जो बचाव के उपाय करने के लिए अस्पताल प्रशासन को लिखा था, वो अभी तक नहीं किए गए हैं। कोरोना के चलते इतिहास में पहली बार मार्च के महीने में एम्स की ओपीडी को बंद करना पड़ा। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को कोरोना के इलाज के लिए तय कर दिया गया। अब अस्पताल पर दबाव बहुत ज्यादा है। मेडिकल स्टाफ और सैनिटेशन स्टाफ की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये हालात सिर्फ एम्स अस्पताल में हो ऐसा नहीं है। दिल्ली और देश के तमाम अस्पतालों में ऐसे ही हालात हैं। तेलंगाना के अलग अलग अस्पतालों के 31 डॉक्टर कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। इनमें 3 लैब कर्मचारी भी हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के अस्पतालों में तो मेडिकल स्टाफ काफी तादाद में कोरोना की चपेट में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी राज्यों से इससे जुड़े आंकड़े जुटाने में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया है, यानी कोरोना योद्धा का नाम दिया है। ऐसे में अगर एम्स के ही नर्सें या डॉक्टर परेशान हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुधार की गुंजाइश है। और एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। अगर यहाँ पर नर्सें हड़ताल पर गईं तो नुकसान मरीजों का होगा। नई दिल्ली में जेवियर थॉमस के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।